Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 8. So let's begin the today's session. Okay, so here is the first parajumble and let us read it out and see what it says. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, so the first sentence says complex computational elements of the CNS are organized according to a nested hierarchy criterion. The organization is not permanent and can change dynamically from moment to moment as they carry out a computational task. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सीएनएस. ठीक है, जो सीएनएस होता है, सीएनएस मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो बोल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, वो एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है, उसका एक अलग हायरार्की क्राइटेरिया होता है. ठीक है, उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइज होता है. तो क्या बता रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परमानेंट. ये जो ऑर्गेनाइज जो होता है, हायरार्की जो होता है, ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं होता है. ठीक है, एंड कैन चेंज डायनामिकली, और बोल रहा है कि वो चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम. ठीक है, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट एज दे कैरी आउट अ कंप्यूटेशनल टास्क. ठीक है, तो बोला कि जैसे वो कंप्यूटेशनल टास्क करता है तो उसके लिए क्या होता है, उसका हायरार्की जो है या उसका जो भी जिस ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है तो वो चेंज होता रहता है वो. ठीक है, वो मोमेंट टू मोमेंट वो चेंज होता रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है इकोलोकेशन इन बैट्स exemplifies adaptation produced by natural selection. A function not produced by natural selection for its current use is exaptation. ठीक है, तो बोल रहा है कि बैट्स जो है वो इकोलोकेशन का यूज करता है. ठीक है, इकोलोकेशन होता है. इकोलोकेशन क्या होता है, इकोलोकेशन होता है उनके पास एक वैसा उनके पास एक टेक्निक होता है जिसको यूज करते हुए वो कहीं भी आ जा सकते हैं, बैट्स फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो है इकोलोकेशन का है, ये जो डॉल्फिन्स भी यूज करते हैं. ठीक है, तो वो क्यों यूज करते हैं, ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन वो फाइंड आउट कर सके. ठीक है, तो वही बता रहा है कि इकोलोकेशन इन बैट एग्जाम्प्लीफाइज एडेप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो वो नेचुरल जो सिलेक्शन है उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करता है. ठीक है, और क्या बोल रहा है कि अ फंक्शन नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. अच्छा, जो फंक्शन जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं होता है, ठीक है, फॉर इट्स करंट यूज इज एग्जैप्टेशन. तो एग्जैप्टेशन यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट का बात किया है जिसका नाम है एग्जैप्टेशन. तो एग्जैप्टेशन क्या होता है कि अ फंक्शन नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इट्स करंट यूज. ठीक है, आगे क्या बता रहा है, फेदर्स माइट हैव ओरिजिनली अराइजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि फेदर्स माइट हैव ओरिजिनली अराइजन इन कॉन्टेक्स्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन. ठीक है, तो बता रहा है कि जिस तरीके से फेदर्स जो है, जब उनको जो पक्षी है, ठीक है, तो उनमें फेदर्स होता है, तो उनको फेदर्स किस पर्पस के लिए दिया गया था, तो उनको इस पर्पस के लिए ओरिजिनली इसलिए दिया गया था ताकि वो अपने आप को इंसुलेट कर सके, अपने आप को गर्म रख सके. ठीक है, तो वो फेदर्स क्या करता है, जब वो फेदर्स से अपने आप को ढक लेता है तो वो अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं. ठीक है, तो फेदर्स का काम वो था, इंसुलेशन का काम था. ठीक है, बट उसको क्या बोल रहा है कि वो इवॉल्व कर गया. ठीक है, वो पक्षी जो है इवॉल्व कर लिया और उस फेदर्स का वो यूज दूसरे तरीके से करने लगा, और वो क्या था, ताकि वो उड़ सके. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट कंसिस्टेंट विद एग्जैप्टेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रशियन matryoshka dolls. Smaller structures are contained within the larger ones. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर कोई आ गया, हम लोग भी आ गए, कोई पशु पक्षी कोई भी आ गया, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स है. ठीक है, अच्छा, रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स क्या है, बता रहा है कि स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर कंटेन्ड विद इन द लार्जर वंस. ये हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखी होंगी. ठीक है, कि एक जो बड़ा होता है, डॉल होता है, जब उसको हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक उससे छोटा रहता है, फिर उस छोटे वाले को खोलते हैं तो उसके अंदर एक उससे भी ज्यादा छोटा रहता है, तो वो 4 या 5 या 6 परत में वो डॉल्स होते हैं. ठीक है, तो बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स के तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है. क्योंकि यहाँ पे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या बता रहा है कि वो एक हायरार्की क्राइटेरियन को फॉलो करता है और वो परमानेंट नहीं होता, वो चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम. ठीक है, मगर इसमें रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स में तो ऐसा तो नहीं है. इसमें तो क्या है कि जो बड़ा है उसके अंदर ही छोटा वाला को डालना पड़ेगा. ठीक है,
मगर यहाँ पे जब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि इसका हायरार्की क्राइटेरिया जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो चेंज कर सकता है, बट इसमें रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स में चेंज नहीं कर सकता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स से किसी तरीके से कंपेयर करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी तक फिर हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है द एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट। अभी जैसे हमने एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, जो फेदर्स वाला एग्जांपल था, तो क्या बता रहा है द एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट एंड द रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स डिड्यूस्ड फ्रॉम स्टडीज ऑन एवोल्यूशन of the various apparatuses in mammals can be applied for the most complex human organ, the central nervous system, ठीक है। तो बता रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, एक तो है जो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है और दूसरा जो है वो रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एग्जैक्ट, ठीक है, रशियन डॉल कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ रहा है कि वहां पे हायरार्की वाला चीज को वो बताना चाह रहा है कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हायरार्की सिस्टम होता है उसी तरीके से रशियन डॉल में भी क्या होता है कि उसमें भी परत दर परत जो है एक के नीचे एक के ऊपर एक के अंदर एक जो है डॉल्स रहते हैं, ठीक है, बड़े से छोटे छोटे, पहले बड़ा रहता है उसके बाद उससे छोटा फिर उसके बाद छोटा उसके छोटा, ठीक है, तो वो मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से वो क्या बताना चाह रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन है, ठीक है। मगर हमको ये समझना है कि एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है। तो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि जो फीचर्स या जो भी उसके पास क्वालिटीज हैं जो कि इवॉल्व कर गए, ठीक है, जो कि पहले उस चीज के लिए वो यूज नहीं थे, उसको ओरिजिनली किसी और पर्पस के लिए दिया गया था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी उसको बताना चाह रहा है कि वो कैसे सिमिलर है या इन दोनों को कॉन्सेप्ट को मिला के हम कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, जैसे कि इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है, ठीक है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है ना कि इट कैन चेंज डायनामिकली फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, तो उसी तरीके से वो क्या एक तरीके से बता रहा है कि वो इवॉल्व करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट को भी वही चीज बताना चाह रहा है एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट से कि वो क्या है कि जो ओरिजिनली जिस काम के लिए दिया गया था उसको छोड़ के वो इवॉल्व कर गया है और वो दूसरे काम के लिए भी यूज करता है उस चीज को, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा ये काम होता है कि हमारे बॉडी को वो संतुलन में रखता है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा काम होता है, जो भी हम कोई भी काम करते हैं हमारा बॉडी कुछ भी काम करता है तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। जब तक वो हमारे ब्रेन को जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा तब तक ब्रेन हमारा प्रोसेस नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही एक इसेंशियल ऑर्गन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो उस ये दोनों कॉन्सेप्ट से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ इसमें से क्या इसका सही सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सीएनएस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है ना, तो कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है ऑफ द सीएनएस। तो इसके पहले तो कुछ बोला होगा, जरूर बोला होगा, ठीक है, तभी तो फिर ये बता रहा है कि ठीक है इसका कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो ये चीज तो हमें पता है कि दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, एक एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट और एक रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट को कहाँ पे समझाया गया है। तो हम देखते हैं कि सेकंड वाले जो सेंटेंस है इसमें एग्जैप्टेशन को समझाया गया है और वो भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, उसको भी एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है फेदर्स का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। एक तो ये है और दूसरा में क्या है, एक जो है रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स, इसको भी समझाया गया है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि पहले क्या आ सकता है। तो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो बोल रहा है कि इकोलोकेशन इन दैट एग्जाम्पलीफाइज एडेप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इकोलोकेशन का तो काम होगा, मतलब ये तो हमें पता है कि फोर्थ सेंटेंस जो है ये तो हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या आ सकता है, तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस तो फर्स्ट आ नहीं सकता है, ठीक है, वो भी मैंने बताया आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सीएनएस के बारे में बात किया है, तो इसके पहले तो जरूर कुछ बोलेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है।
और उसके बाद फिर लिखा है कि फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस इस ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। उसके पहले भी इसको कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बचते हैं किसके साथ, हम ऑप्शन 2 के साथ बचता है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है। तो इस पहला इसीलिए हो गया, ये तो हमें समझ में आएगा कि क्यों हो गया। और इसमें क्या बताया है, इसमें एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ओके ये तो फ्रॉम एन स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट कंसिस्टेंट विद एग्जैप्टेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स, ठीक है। ओके, तो ठीक है, एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, मगर अब इसके बारे में जो फोर्थ सेंटेंस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है, द एग्जैप्टेशन कंसेप्ट एंड द रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स deduced from studies on evolution of various apparatuses in mammals can be applied for the most complex human organ, the central nervous system. अब क्योंकि ये पूरा जो पैसेज है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड ही क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले हमें हाईलाइट तो जरूर करना पड़ेगा, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, फिर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ठीक है, रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला में रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स के बारे में बताया कि वो क्या होता है, वो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर कंटेन्ड विद इन द लार्जर वंस इन मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट कंसिस्टेंट विद एग्जैप्टेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स, ठीक है। तो बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ओके, और उसके बाद फिर क्या है, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सीएनएस आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ नेस्टेड हायरार्किकल criterion. The organization is not permanent and can change dynamically from moment to moment as they carry out computational tasks. अब ये फोर्स क्यों हुआ ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। वो फोर्स इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो है बहुत ही जो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट है और इसमें तो ये बता रहा है कि इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और रशियन जो डॉल कॉन्सेप्ट है इसमें बता रहा है कि वो लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। और इसको क्या कर रहा है, इसमें बता रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये दोनों को हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये दोनों कॉन्सेप्ट से हम बहुत सिमिलर वे में समझ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या एक चीज और, यहाँ पे फोर्थ जो हमें जो फर्स्ट सेंटेंस जिसको हमने बताया कि ये लास्ट सेंटेंस होगा, वो इसलिए वो फोर्थ इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एक बता रहा है कि ये एक हायरार्किक कंडीशन है, मगर ये क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रशियन डॉल कॉन्सेप्ट जो यूज किया है तो इसमें तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो नहीं कह सकते कि किसी डॉल के अंदर किसी को भी डाल दें हम, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बड़े के अंदर ही छोटा को डालना पड़ेगा, मगर एक एक्सेप्शन, क्योंकि ये फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो एक तरीके एक्सेप्शन को बता रहा है, ठीक है। कि रशियन डॉल कॉन्सेप्ट में तो ऐसा होता है कि लार्जर के अंदर स्मॉलर को रखते हैं, मगर ये क्या है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बता रहा है कि ये जो हायरार्की क्राइटेरिया है ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसीलिए ये हमारा फोर्थ सेंटेंस होगा, ठीक है। सो इसका क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस हम इसको लिख लेते हैं आंसर के फॉर्म में। ये है 2 4, ओके ये 3 एंड 1, तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराजंबल। ओके, तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन सेम ही है, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या बता रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो बता रहा है कि पीपल विथ डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टी विथ प्रिंट रीडिंग एंड पीपल विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी इन विथ माइंड रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे दो बीमारी के बारे में बात कर रहा है, एक जो है डिसलेक्सिया के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, प्रिंट रीडिंग को पढ़ने में क्या होता है, हमें डिफिकल्टी होता है, प्रिंट रीडिंग में डिफिकल्टी होता है डिसलेक्सिया में, ठीक है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है कि डिफिकल्टी किस चीज में होता है, माइंड रीडिंग में, किसी का मन पढ़ने में डिफिकल्टी होता है। मन पढ़ने मतलब ये नहीं कि सामने वाले का मन का बात जान जाना, ठीक है, मगर वो क्या होता है कि जो नेचुरल सेंस में जब हम किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस बच्चे जिसको ऑटिज्म होता है, जिस बच्चे को भी या जिस पर्सन को भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है,
ठीक है, तो वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो माइंड रीडिंग में डिफिकल्टी होता है। तो ये तो हमें समझ में आया कि डिसलेक्सिया और ऑटिज्म के बारे में बात किया है। अब क्या बता रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट ओके इज माइंड रीडिंग। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट है क्या, माइंड रीडिंग। और माइंड रीडिंग के बारे में क्या बता रहा है, आवर कैपेसिटी टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एंड अदर्स एज हैविंग बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, हैविंग बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे माइंड रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखने क्या बोलता है, माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी, अ स्किल। माइंड रीडिंग looks increasingly like literacy, a skill we know for sure is not in our genes, since scripts have been around for only 5000 to 6000 years. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि माइंड रीडिंग जो है वो एक तरीके का क्या है, वो स्किल है। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये हमारे जीन्स में नहीं है। ठीक है, ये हमारे जो माइंड रीडिंग का ये जो टेक्निक है ये हमारे जीन्स में इनबिल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि जो स्क्रिप्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कब से आया है, वो 5000 से 6000 साल पहले से ही आया है। ठीक है, तो ये हमारे जीन में पहले से हो ये संभव नहीं है। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, एंड डिपेंड हेवली ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड इज सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। तो ये बोल रहा है कि प्रिंट रीडिंग और माइंड रीडिंग है ये जो है डिफरेंट कल्चर्स में क्या है, वो डिफरेंट तरीके का होता है। ठीक है, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, बोल रहा है कि डिपेंड्स हेवली ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इट इज सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये दोनों। ठीक है, ओके मतलब कि जैसे कि ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ऑटिज्म हो जाता है। ठीक है, या ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता है जिसकी वजह से डिसलेक्सिया हो जाता है। तो बोल रहा है कि दोनों जो भी हमारा जो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है, जो डिजीज के बारे में बात किया गया है, जो भी प्रॉब्लम के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, ओके तो हमें तो पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है डिसलेक्सिया के बारे में, यहाँ बात कर रहा है ऑटिज्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बता रहा है, एक सेंटेंस में बता रहा है माइंड रीडिंग को बता रहा है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में बता रहा है कि माइंड रीडिंग जो है एक स्किल है जो 5000 या 6000 साल पहले से है, इसीलिए हमारे जीन्स में नहीं हो सकता है। ठीक है, इनबिल्ट। उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग वेरीज अक्रॉस कल्चर। बोल रहा है कि प्रिंट रीडिंग और माइंड रीडिंग जो है हर कल्चर में अलग अलग होता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पे, और ये एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बता रहा है पैसेज में। तो हम देखते हैं कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो सकता है। ओके पहला वाला तो हो सकता है, ठीक है, बट हम अभी श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों के बारे में बताया है, तो इसके पहले उसके बारे में पहले बताएगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है। ठीक है ना, या आपका वो ऑटिज्म का क्या प्रॉब्लम है ये बताना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या। फिर बोल रहा है एन एग्जांपल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट इज माइंड रीडिंग और कैपेसिटी टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, इसमें माइंड रीडिंग के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे माइंड रीडिंग के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट। ठीक है, ये एक कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट है जो लॉस्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, माइंड रीडिंग। ओके और फिर क्या बता रहा है, नेक्स्ट में भी माइंड रीडिंग के बारे में बता रहा है कि माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है, लाइक लिटरेसी, लुक्स लिख रहा है ना, माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी, तो ये कंपेयर कर रहा है लिटरेसी से, वो कंपेयर कर रहा है माइंड रीडिंग को। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग वेरीज अक्रॉस कल्चर्स, अच्छा ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सा फर्स्ट हो सकता है। ओके ओके ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि पहला सेंटेंस में जो है वो बात कर रहा है
कि डिसलेक्सिया जो है प्रिंट रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो माइंड रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बता दिया, दोनों को बिल्कुल मीनिंग क्लियर कर दे रहा है कि क्या किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, बट पहले उसके पहले उसको क्या बताना पड़ेगा, एक टॉपिक को उठा के बताना पड़ेगा दोनों में से कि वो क्या है। ठीक है, जैसे माइंड रीडिंग है तो माइंड रीडिंग किसको हम बोलते हैं, माइंड रीडिंग पहले वो तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम बताएंगे कि डिसलेक्सिया जो है वो प्रिंट रीडिंग से रिलेटेड है और जो ऑटिज्म है वो माइंड रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले आप डिजीज के बारे में नहीं बात करेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे माइंड रीडिंग का और क्या है, प्रिंट रीडिंग का। ठीक है, तो हमारा माइंड रीडिंग का जो है एग्जांपल, ये बोल रहा है एन एग्जांपल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट इज माइंड रीडिंग आवर कैपेसिटी टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स एज हैविंग बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इस सेंटेंस में जो माइंड रीडिंग को बहुत अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, हमने बताया कि थर्ड वाला तो नहीं हो सकता और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर माइंड रीडिंग है, तो माइंड रीडिंग से रिलेटेड कुछ और भी बात करना चाहिए। ठीक है, माइंड रीडिंग को और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जो कि थर्ड सेंटेंस में कर रहा है। क्या बोल रहा है कि माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी। ठीक है, यहाँ पे तो पहले बता दिया कि माइंड रीडिंग क्या है। ठीक है, एक लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट है। ठीक है, और वो क्या होता है, और कैपेसिटी टू थिंक आवरसेल्व्स एंड अदर्स आर हैविंग बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी। इसके बारे में और बता रहा है माइंड रीडिंग के बारे में। वो क्या बता रहा है कि ये एक लिटरेसी की तरह है, स्किल। ठीक है, जो बता रहा है कि वो हमारे जीन्स में नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ ओनली 5000 to 6000 ईयर्स बैक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड फॉर श्योर। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, ठीक है, माइंड रीडिंग तो हो गया। अब प्रिंट रीडिंग के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि इसमें डिसलेक्सिया और ऑटिज्म के बारे में बताया है और प्रिंट रीडिंग और माइंड रीडिंग से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, बता रहा है कि प्रिंट डिसलेक्सिया जो है प्रिंट रीडिंग का फॉर्म ये है, डिजीज है, और आपका ऑटिज्म जो है वो माइंड रीडिंग से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जब ये हम बता रहे हैं तो उसके पहले तो हमें एक बार माइंड रीडिंग को हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फिर एक प्रिंट रीडिंग को भी तो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है प्रिंट रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो बता रहे हैं कि प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मगर बता रहा है कि ये हर कल्चर में वेरी करता है। ठीक है, और बोल रहा है कि डिपेंड्स हेवीली ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, प्रिंट रीडिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, डिपेंड करता है एंड इज अ सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, बोल रहा है कि प्रिंट रीडिंग क्या है, वो एक डेवलपमेंट, जो ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। और फोर्थ क्यों होगा ये तो हमने पहले एक्सप्लेन कर ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइंड रीडिंग और प्रिंट रीडिंग को बताया है कि ये किस डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो बता रहा है कि डिसलेक्सिया जो है प्रिंट रीडिंग से रिलेटेड है और ऑटिज्म जो है वो माइंड रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, हम इसको लिख लेते हैं। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस हो गया आपका 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पैराजम्बल्स के दोनों सेट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आपको तोड़ तोड़ के चीजों को समझाया जा सके। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. And please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.